नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंच चुके हैं, जहां पर वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज बड़ी सौगात छपरा वासियों को मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंच चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार का यह छपरा दौरा, जहां वो मढ़ौरा के ITI मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अपडेट आपको कर दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंच चुके हैं। इस दौरान सीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बने नए 2 हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। फिर नीतीश कुमार अमनौर जाएंगे, जहां अमृत सरोवर का मुआयना भी करेंगे। मढ़ौरा में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के दौरे पर हैं। पहले वे मढ़ौरा आएंगे, जहां की तैयारियां आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटेक्निक के अंदर में कार्यक्रम है, उद्घाटन शिलान्यास करना है, कई तरह के कार्यक्रम है। इसके बाद यहां से सीधे अमनौर जाएंगे, जहां पे 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह आप देख सकते हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता लगे हुए हैं, चूँकि जो एंट्री है ये तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं। लोगों को एंट्री जो है उसको लिमिटेड लोगों को किया गया है। क्या सब व्यवस्थाएँ की गई है? आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मढ़ौरा आ रहे हैं और मढ़ौरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में पीछे एक छात्रावास का और एक वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपर हाई स्कूल में जाएंगे, वहाँ कुछ योजना का उद्घाटन करेंगे। जदयू के जिला प्रवक्ता सारण है, आप देख सकते हैं जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ सुबह से ही लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कैमरा में कार्यकर्ताओं की तरफ फोकस करें। और ये जो तमाम कार्यकर्ता है सुबह से ही लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन में किसी तरह की चूक न हो। हालांकि प्रशासनिक जो तैयारियां हैं काफ़ी चुस्त दुरुस्त की गई है, जो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। लेकिन जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से सरकारी है, लिहाजा अंदर में एंट्री लिमिटेड लोगों की है। इसी कारण से जो भी प्रवेश कर रहे हैं उनको परिचय पत्र के साथ ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। और थोड़ी देर में 11 बजे जब मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मढ़ौरा में सबसे पहले पहुंचेंगे। उसके बाद अमनौर जाके कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। बिहार में पोस्टल पॉलिटिक्स खूब होती है और ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2025 से लेकर के 2030 का सीएम घोषित कर दिया गया है। भले 2025 में चुनाव होने हैं, चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद से पता चलेगा कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं पटना की सड़कों की, जहां अभी से ही अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घोषित कर दिया गया है। दरअसल पटना में युवा JDU की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को 2025 से 2030 तक का मुख्यमंत्री बता दिया गया है। ये पोस्टर पटना के विभिन्न इलाकों में लगाई गई है। पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में वैसे तो 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही दावे जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। NDA में भले ही सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ हो, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो चुनाव का, लेकिन आप देख सकते हैं कि पटना में इस तरह से पोस्टर लगा करके एक बार फिर से नीतीश कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है वो बताना शुरू कर दिया गया है। और ये पोस्टर जो है वो रंजीत कुमार सिंह उर्फ संटू पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा JDU के तरफ से लगाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो तस्वीर है वो लगाया गया है। JDU का चुनाव चिन्ह जो है तीर छाप वो इस पोस्टर में है। और 2025 से 30 यानी कि अगले जो चुनाव होंगे 2025 में, उसके बाद 30 तक नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री जो है वो बताया जा रहा है इस पोस्टर के माध्यम से। और JDU के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये पोस्टर लगाए हैं। वैसे NDA घटक दल के भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास किया है, आगे भी उनके नेतृत्व में ही बिहार में सरकार चलेगी। लेकिन ये इसका फैसला जो है वो तो बिहार की जनता करेगी। लेकिन बात अगर हम NDA घटक दल की करें तो अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला का तय होने का समय भी नहीं है, चूँकि चुनाव का तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव 2025 में होने हैं। मगर बात अगर हम JDU के कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो अभी से एक बार फिर से नीतीश कुमार को अगले 2030 तक का मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे बता चुके हैं इस पोस्टर के माध्यम से। बहरहाल देखना होगा कि जब बिहार में 2025 में चुनाव होंगे तो बिहार की जनता जो है किसे अपना सिरमौर बनाती है, किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है वो चुनती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के IAS संजीव हंस के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है और इस रेड के दौरान 90 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया। इसके साथ साथ गहने बरामद किए गए हैं और कई अवैध ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। लगातार खंगाला जा रहा है इन दस्तावेजों को भी। बता दें कि ईडी की टीम को रेड में गहने और पैसों के लेन देन के कई सबूत मिले हैं। टीम ने पटना, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में एक साथ छापेमारी की, जिसमें उसे ये सफलता मिली है।
हंस के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों और कई अन्य कागजातों से बड़ी संख्या में लेन देन से संबंधित हिसाब किताब का खुलासा हुआ है। पटना में जिन 3 से 4 लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही है वो सभी आईएएस के व्यवसायिक मित्र बताए जा रहे हैं। ईडी को बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, पेन ड्राइव समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं। मामले में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में एक आईएएस और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो मंगलवार की शाम से शुरू हुई थी और कोलकाता और बात करें मुंबई की तो यहाँ पे बुधवार की सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है जो निरंतर चल रही है। और जो ईडी के सोर्स जो बता रहे हैं कि इसमें बिहार का भी कनेक्शन है। हालांकि अभी जो है पूरे मामले की छानबीन चल रही है। जो तलाशी ली गई है, छापेमारी की गई है, उसमें जो ईडी के सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक काफ़ी भारी मात्रा में सोने चांदी हीरे के जो है जेवरात मिले हैं। 40 लाख रुपया कैश मिला है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो साक्ष्य हैं वो भी मिले हैं, सबूत मिले हैं। और इस छापेमारी के दौरान मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो बरामद किए गए हैं। और अभी इस बाबत जो है वो खुलासा नहीं किया गया कि ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो किस आईएएस अधिकारी के यहाँ हो रही है और बाकी कौन लोग हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि देर शाम तक जो है ये खुलासा हो जाएगा कि ये आईएएस अधिकारी हैं तो वो कौन है और उनके विभिन्न ठिकाने कौन कौन से, उनके जो संपर्क के लोग हैं उसमें कई कारोबारी है तो उनके कौन कौन से ठिकाने हैं, तो सभी जगहों का जो है खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार से भी इसका कनेक्शन की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक ईडी के जो सोर्स है पटना के वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि हाँ पटना में कहाँ कौन सा ठिकाना है। और छापेमारी की भी बात से भी जो है फिलहाल पटना में इनकार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में जो ठिकाने हैं उससे बिहार के जो है कनेक्शन बताया जा रहा है। और आईएएस जो है वो कौन है इसका भी खुलासा शाम तक कर दिया जाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अररिया में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि अज्ञात बीमारी से मौत मामले को लेकर के पटना से अररिया टीम पहुंची और इस टीम में WHO के जो एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल हैं। इसके साथ साथ बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की 8 सदस्य वाली टीम रानीगंज पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टीम गांव में आहार, पोषण और टीकाकरण की स्थिति की भी जांच कर रही है। रानीगंज के चिरवाहा टोला में 15 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं, मौत भी हुई थी और इस मामले को लेकर के अब जांच आगे बढ़ रही है। गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तस्वीरें जो सामने वहां से आई है वहां मरीज परेशान है, हलकान है, क्योंकि वहां पर एसी नहीं चल रही है और ऐसे में खास करके जो मरीज हैं वो गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए जो एसी लगाई गई है वो कई दिनों से खराब पड़ी है, जिससे उमस और गर्मी से मरीज बेहाल हैं। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में चारों तरफ गंदगी और बदबू फैली हुई है। सफाई एजेंसी को 24 घंटे में 3 बार सफाई करने का टेंडर मिला है, लेकिन अभी तक केवल 1 बार सफाई की जाती है, जिसमें डिटॉल का उपयोग भी नहीं किया जाता। इस स्थिति के चलते मरीज और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से सफाई व्यवस्था में सुधार और खराब पड़े एसी को ठीक कराने की मांग की है। सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की हालत बेहद खराब हो चुकी है। भीषण गर्मी है। उमस भरी गर्मी में मरीजों को राहत मिले इसके लिए यहाँ एसी लगाया गया था ताकि गर्मी से उन्हें राहत मिल सके, लेकिन एसी भी कई दिनों से खराब पड़ी हुई है। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में चारों तरफ गंदगी भी है और गंदगी की वजह से दुर्गंध निकलने से मरीज जो है वो भी परेशान है। लेकिन इस भीषण गर्मी में मरीजों को खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बर्न के केस हो या फिर डायरिया के हो या फिर पॉइजनिंग के हो या फिर मौसमी बीमारी से संबंधित मरीज हो। तो ये इमरजेंसी वार्ड का गंभीर जोन वाला वार्ड है और इसमें भी मरीजों की राहत के लिए 2 एसी लगाए गए हैं, लेकिन एसी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे में मरीज उमस भरी गर्मी के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं। हालांकि पंखे हैं और पंखे चल रहे हैं, लेकिन एसी कई दिनों से काम नहीं कर रहा है। यहाँ जो मरीज हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इलाज कराने पहुँचे हैं? जी, मैं रात 12 घंटा से यहाँ पे इलाज कराने अपने माँ को लेकर आया हूँ। एसी चल रहा है? नहीं, एसी नहीं चल रहा। अभी पंखा तो मैंने चल रहा, रात से ही देख रहे हैं, लेकिन एसी नहीं काम कर रहा है। गर्मी में तो काफ़ी दिक्कत? हाँ, काफ़ी दिक्कत है। मरीज के साथ साथ जो परिजन साथ में आ रहे हैं उनको भी परेशानी की सामना करना पड़ा।
कुछ और भी लोग हैं, गर्मी से तो काफी दिक्कत खुद हुई। दिक्कत हो रहा है गर्मी से बहुत हाल खराब साफ है। सफाई है अस्पताल में? अभी तो सुबह का टाइम हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन रात में तो बहुत गंदगी था, बदबू से परेशानी हुई। बहुत बदबू। क्या नाम है? कुछ बात ही थी। कुछ और भी लोग हैं। अच्छा, गर्मी है काफी, तो गर्मी में कैसे पेशेंट को बचा रहे हैं आप लोग गर्मी से? वैसे ही बचा रहे हैं, क्या करेंगे, पंखा के सहारे हैं पंखा के सहारे जी। साफ सफाई कैसा है? एक बार होता है सुबह का सुबह, बाकी दिन भर ऐसे ही कचरा पड़ा रहता है सफाई और होनी चाहिए जी। दिन में 2 बार 3 बार होनी चाहिए। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की बात कही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खबर बगहा से है, जहां पर शिक्षक बीहड़ जंगल में भी शिक्षा का अलख जगाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 22 नदियों को ये शिक्षक पार करके स्कूल तक पहुंचते हैं। साथ ही साथ परेशानी इनकी ये भी है कि बिजली गांव में नहीं रहती और ऐसे में ऑनलाइन हाजिरी बनाने में उन्हें परेशानी होती है। बताया जाता है कि दोन इलाके में तैनात शिक्षक 22 नदियों को पार कर पहुंचते हैं। इतनी मुश्किल के बाद भी जब वे स्कूल में पहुंचते हैं तो गांव में कोई भी संसाधन नहीं है। ऐसे में दुर्गम इलाके में तैनात शिक्षक असमंजस में दिखते हैं। गांव में बिजली नहीं है, जिससे ऑनलाइन हाजिरी बनाने में उन्हें काफी परेशानी होती है। इधर जिला प्रशासन की ओर से लगातार हो रहे नाव हादसे के बाद गांव में ही रहकर शिक्षकों को ड्यूटी का आदेश जारी किया गया है। दोन इलाके के स्कूल का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। पश्चिमी चंपारण के तमाम सुदूर इलाकों में पहुंचने के लिए शिक्षकों को तमाम परेशानियों को झेलनी पड़ती है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पहुंचने के लिए नदियों को पार करने की मजबूरी है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां जंगलों को पार करना पड़ता है। तो 22 नदियों को पार कर जिस इलाके में शिक्षक पहुंचते हैं, हम वहां आज पहुंचे हैं। गोबरैया दोन का यह इलाका है और उच्च विद्यालय से लेकर +2 विद्यालय तक तमाम ऐसे स्कूल भी हैं। इन इलाकों में जो शिक्षक है उनको पहुंचने के लिए 22 नदियों को पार करना होता है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का घना जंगल भी है, जिनके रास्ते से होकर इनको आना पड़ता है। तो तमाम ऐसे परेशानियां हो रही है और जिला प्रशासन की तरफ से अभी फिलहाल आदेश भी जारी हुआ है कि सभी शिक्षक स्थानीय स्तर पर रहेंगे। तो कई ऐसे गाँव हैं जहाँ संसाधन की उपलब्ध नहीं है, गांव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एक तरफ है जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना और दूसरी तरफ स्कूलों में ड्यूटी करने की है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं उन शिक्षकों की कैसी परेशानी चल रही है। कैसी परेशानी आपको? सर, गांव में यहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। 22 नदियों को हम लोग पार करके जाते हैं और टाइगर रिजर्व जो घना जंगल तो मैंने है ही, यहाँ पर जंगल पूरा एरिया है और बरसात के दिनों में ज्यादा हम लोग को दिक्कत हुआ। हन्नाटन की तरफ से अगर हम लोग आते हैं तो 22 नदियों को पार करके आते हैं और अगर रामनगर है तो 40 किलोमीटर का जंगल है और वो भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्वायर का एरिया पड़ता है। तो इसलिए हम लोग डेली अप डाउन तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले हमने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा नहीं है। तो हम लोगों ने रहने की सुविधा क्या है, वही झोपड़ी टाइप का है, किसी तरह से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, नल चलाना पड़ता है। बिजली की व्यवस्था के होने के कारण मोबाइल चार्ज नहीं रह पाता है और कह रही है सरकार ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए, ना नेटवर्क है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर भी हम लोग आके रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए यहाँ आए हैं, तो रहना तो पड़ेगा ही, नौकरी लगी है तो। गाँवों में रहने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है और शहर से यहाँ पहुँचने के लिए कई नदियों और विषम परिस्थितियों को पार करने की मजबूरी भी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, गोबरैया 2, पश्चिम चंपारण। गोपालगंज में नगर परिषद के राजेंद्र बस स्टैंड पर भूमाफियाओं की नजर है और इस भूमाफियाओं की नजर के बाद से एक रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं कि किस तरीके से अंचल अधिकारी जो है वो उनकी मिलीभगत सामने आई है। माफिया की ओर से जमीन की जमाबंदी का मामला गंभीर मोड़ पर अब पहुंच गया है। एसडीएम ने इस मामले में जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। रिपोर्ट में अंचल कार्यालय के सभी कर्मियों पर भूमाफिया से साठगांठ का आरोप है। विशेष रूप से सीओ के डोंगल से फर्जी जमाबंदी का खुलासा हुआ है और राजस्व विभाग की रिपोर्ट 2 में फर्जी जमाबंदी के कागजात लगाने की पुष्टि हुई है। खुलासे के बाद राजनीति भी गर्माती दिख रही है। आरजेडी ने सरकार पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जबकि जेडीयू और हमने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तरीके से जमाबंदी कराकर और उसका लगान रसीद कटा लिया गया है, जिसमें अंचल अधिकारी और उसके सारे कर्मचारी दोषी हैं। इन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। गलत तरीके से जमाबंदी करा लेता है। हम सरकार से ही डिमांड करेंगे
कि भूमाफिया लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिले, जो अफसर इसमें संलिप्त है उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें सरकार का आदेश था कि सभी पंजी 2 कर्मचारी के यहाँ से सीओ के यहाँ जमा हो जाएंगे और जमा करा भी लिया गया। तो उसके बाद यदि पंजी 2 में हेराफेरी होता है और नेट पर ऑनलाइन रसीद फर्जी तरीके से चढ़ाया जाता है तो कुल मिला के भूमाफियाओं के साथ अंचल पदाधिकारी गोपालगंज भी बराबर रूप से दोषी हैं और उनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। बेगूसराय में रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक भाई ने अपनी बहन के साथ छेड़खानी की है। आरोप उस पर यह लगा है कि जब बहन ने उसका विरोध किया तो बहन के साथ मारपीट भी की गई है और इस पूरे मामले को लेकर के अब शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सुज्जा भर्रा गांव में एक भाई पर बहन के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। जब बहन ने विरोध किया तो भाई ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित लड़की ने बताया कि आरोपी उसके बड़े दादा का बेटा है जो उसके पिता के उम्र का है। छेड़खानी का विरोध करने पर उसने उसकी पिटाई भी कर दी। पूरे मामले पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसके साथ घर भेज दिए थे तो हम घर आ रहे थे तो आईपी चौक पे क्या किया कि उन बोल रहा था कि तुम्हारे साथ जो कोई भी नहीं किया होगा वो हम तुम्हारे साथ करेंगे। पूरा शरीर में ऐसे ऐसे कर रहा था, बोल रहा था बहुत अच्छा लगा तोरा देख हमरा ऐसे ऐसे हो गया। तब फिर रास्ता में बोल रहा था, सिर्फ हम बोले भैया हम गोल पर रहिए तुम्हारा घर लग चलो अब बाकी बात तोरा जे होता बोले तो हमारा घर बोलिए। फिर आए घर पे हम खूब रो लिए। फिर मैंने तुम्हारे साथ गलत निगाह से देख रहा था, करने की कोशिश कर रहा था पर किया नहीं। कौन सा झगड़ा किया था? बोले कि जैसा ऐसा वो सब्जी मिलकर मम्मी के खून बह रहा है, अंजलि के पीठ में चाकू मार रहा है। तब हमें आए उधर से 112 में फोन किए। 112 फोन किए तब तीनों चारों को लेकर आए थाना पर आए तो बोले कि बराबर वो आएंगे। तब बोले कि आवेदन लिखिए। आवेदन हमने लिख कर दिए। भागलपुर में गंगा नदी कई इलाकों में भारी तबाही मचा रही है। पलक झपकते ही जहां जमीन विलीन हो जा रहे हैं, जहां घर गंगा में विलीन हो जा रहे हैं और ऐसे में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि कहलगांव के तौफील गांव में भीषण कटाव हो रहा है। देखते ही देखते एक घर ने गंगा नदी में जल समाधि ले ली है। गनीमत रही कि लोग पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे, इससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तौफील गांव में अब तक कई घर और जमीन गंगा नदी में समा चुके हैं। इसी के साथ नौगछिया के तिनचंगा में भी गंगा का कहर लगातार जारी है। यहाँ एक एक सेकंड में 5-5 फीट जमीन कटकर नदी में समा रही है। कटाव के कहर से लोग पलायन को मजबूर हैं और फ्लड फाइटिंग की सुस्त गति से नाराज भी दिख रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार के नवनियुक्त सूचना आयुक्त की। और खबर यह है कि सूचना आयुक्त पत्रकार प्रकाश कुमार और पूर्व आईएएस अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। तस्वीर जो सामने आई है, बता दें कि राजभवन में बिहार के राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व आईएएस अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव रहे हैं, जबकि प्रकाश कुमार पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना माना नाम है। 2 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय प्रकाश कुमार एक न्यूज चैनल में बिहार ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और सीनियर एडिटर के पद पर तैनात थे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर बिहार के नवनियुक्त सूचना आयुक्त पत्रकार प्रकाश कुमार और दूसरी तस्वीर ब्रजेश मेहरोत्रा की, जिनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मैं
मैं प्रकाश कुमार जो राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।